लीगल इश्यूज के ऊपर हम बात कर रहे हैं इस वक्त। माहिर कानून अबूजर सलमान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अबूजर, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। जी अबूजर, ये आपने भी आज फॉलो किया होगा कि FIR ने ये जो TT केस कहलाता था, इसके अंदर सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, ये 16 अरब रुपए का केस था। इल्ज़ामात 16 अरब रुपए के थे। इसके ऊपर जो FIR ने तफ्तीश की, उसके 7 वॉल्यूम्स थे, कोई 17,000 ट्रांजेक्शन्स की तफसील थी, चेक्स थे, नंबर्स थे, चपरासियों के नाम के ऊपर पैसे निकलवाए गए थे और 7 वॉल्यूम थे। आज वही FIR उनसे जब पूछा गया अदालत में तो उन्होंने बड़े मज़ाक़ खेज़ किस्म के जवाब दिए। कोई शवाहिद नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई तफ्तीशकार नहीं है। और इस दौरान में लोग जो तफ्तीशकार मरते भी रहे बड़े मशकूक हालात में। तो ये पाकिस्तान का निज़ाम अदल और ये तफ्तीशी इदारे, ये इनके मतलब मैं चाह रहा हूँ पहले आप कमेंट करें, फिर मैं हायर जुडिशरी की तरफ जाना चाहूँगा। आमिर साहब, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है उसके कुछ जुज होते हैं। सबसे पहले उसमें आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आती है, जो पुलिस हो सकती है, नैब हो सकती है या FIA हो सकती है। फिर उसके बाद आपका प्रोसिक्यूशन सिस्टम होता है, जिन्होंने अदालत मुकदमा लड़ना होता है सरकार की तरफ से, सबूत पेश करने होते हैं, जरा करनी होती है। और उसके बाद आपकी आती है अदलिया। अगर पहले दोनों जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो फिर अदलिया से आप एक्सपेक्ट करें कोई फ्रूटफुल किस्म का नतीजा है, जिससे जो हमारी स्टेट है उसके एक्सचेकर के जो पैसे हैं उनकी रिकवरी हो। तो मेरे ख्याल से फिर हम ख्वाबो ख्याल में रह रहे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपने देखा जो इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर रिजवान के टाइम पे हुई थी और उसके बाद जो सब कुछ चलता रहा, उसके बाद लेकिन वही सबूत जब दोबारा केस चला अदालत में तो वो प्रोसिक्यूशन उनको ना सपोर्ट कर सका, ना उनको प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर सका और ना एविडेंस लीड कर सका। इसका मतलब क्या है? देखें, जब आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो है वो अक्यूज्ड होंगे, जिन पे फर्द जुर्म भी आयद होना थी, तो फिर क्या उनके नीचे काम करने वाली एक इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है और उसके भी नीचे काम करने वाला एक महकमा जिसको हम FIA कहते हैं, क्या वो ऑनेस्टी से काम कर सकता है? क्या वो एविडेंस लीड कर सकता है? नहीं कर सकता। सो आपका इन्वेस्टिगेशन सिस्टम और आपका फिर प्रोसिक्यूशन सिस्टम, जो वुकला जिन्होंने वो केस लीड करना है अदालत में, वो पूरा कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो इस वजह से आपके सामने थी 27,000, मेरे ख्याल से कोई 17,000 ट्रांजैक्शन थी, 16.2 बिलियन रुपीस का ये स्कैंडल था और उसके अलावा 27 बैंक अकाउंट्स थे। तो वो सब कुछ सबूत क्या पानी में बह गए किसी समंदर में या किसी दरिया में? कुछ भी सामने नहीं आया। तो जब सामने कुछ नहीं आएगा तो फिर अदालत जो है, मेरे ख्याल से अदालत को भी थोड़ा सा मैं इतनी लेवरेज नहीं दूंगा। देखें, जब अदालत को अगर लगे कि चलान जो इन्होंने जमा कराया है, जो इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स है, तो वो उस पे अदालत इज नॉट बाउंड बाय अदालत तो हम बड़ा मोहतात होकर बात कर रहे थे, मगर अदालत की एक दो जो ऑब्जर्वेशंस थी वो एक बड़ी हैरान कुनी थी कि जज साहब ने ये फरमाया कि ये जो इन अकाउंट्स के अंदर जो पैसा जमा होता रहा और वो कैश निकलवा दिया, तो उनका ये तो कोई जुर्म नहीं है। 16,000 अरब रुपए का केस है और वो जो एक बेनामी के 28 अकाउंट हैं और वो कह रहे हैं कि ये पैसा आया है या निकाला गया। तो मेरा है कि आजकल बड़ी बहस चल रही है कि आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस को जो है, ये मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, नहीं ट्राई करना चाहिए। मगर जो सिविलियन अदारों का और अदालतों का भी जो हाल हो गया है कि वहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुई भी ये जंग, पहले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये मुनकसिम रही और मुख्तलिफ जजेस के हवाले से जो क्वेश्चन मार्क्स आते रहे, इतराज़ात होते रहे। कभी किसी ने एक जज पे कर दिया, किसी ने दूसरे पे कर दिया और ये कंसिस्टेंटली तकरीबन 5-6 केसेस में ऊपर नीचे हुआ कि आम लोग, आपको तो खैर पता ही होगा, पर मैं थोड़ा सा क्विकली ये बता देता हूँ कि ये जस्टिस एजाजुल हसन और मज़ार अली नकवी साहब के नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया कि इनका तासुबाना रवैया है। फिर ऑडियो लीक्स के अंदर जो है मज़ार अकबर नकवी साहब जज साहब के ऊपर नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया।
फिर जो है ये हाई कोर्टों में चली गई बात कि लाहौर के चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के थे उनके दामाद के हवाले से क्वेश्चन मार्क्स आ गए और उनको कहा इलेक्शन जितवाने के लिए रब्ता किया गया था। फिर जो है मंसूर अली शाह साहब को भी रिसेंटली ये जो आर्मी एक्ट के तहत जो मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर ऑब्जेक्शन आई, ये सिलसिला जारी था। अब इमरान खान साहब ने भी जो है निचले ये ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ, फिर हाई कोर्ट में आया, अब ये निचली जुडिशरी लोअर जुडिशरी तक चला गया है कि तोशाखाना केस में इमरान खान ने जो है पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में इतराज़ किया था कि जनाब ये जो है वो टिरियन केस के अंदर क्योंकि वो रिजर्व करके बैठे रहे थे और उसके बाद वो अजीब एक अपनी पाकिस्तान की तारीख है कि अपनी नौयत का एक वाक़या है कि एक जज साहब ने अपनी जजमेंट पब्लिक कर दी और वो उस पर उन्होंने इतराज़ किया। फिर जो है तोशाखाना केस में ही चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जो है वो जज पर तासुब का इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने कहा जी ये तासुब और बदनीति है। फिर मेरे वकला को उन्होंने फरमाया कि जनाब ट्रायल कोर्ट गुमराह किया गया था। तो ये एक ओवरऑल जो लार्जर पिक्चर आती है, मैं समाप्त करता हूँ, आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि इससे ये टर्म्स हम सुनते थे कैंगरू कोड, बनाना रिपब्लिक, क्या ओवरऑल तासुर जाता है और कौन कसूरवार है? देखें आमिर साहब, देखें आप मेरे से पहले से पाकिस्तान की पॉलिटिकल और जुडिशियल हिस्ट्री की जो पूरी दास्तान है उससे ज्यादा वाकिफ हैं और बेहतर वाकिफ हैं। मेरा अपना देखें, दो चीजें फर्क है। मैंने अभी तक नहीं देखा इमरान खान साहब को कि उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी जज साहब पे या उनको अगर स्कैंडलाइज किया हो किसी सुपीरियर कोर्ट के जज को, या इवन एक वो जज जेबा वाला वाकया हुआ था फिर उसने उस पर माफी मांगी उन्होंने उस पर, उसके बाद ऐसा कोई वाकया नजर नहीं आया। अगर आपने रिटर्न में एतराज उठाना है वो आपका कानूनी हक है कि आपको लगता है ये जज मेरे केस में इंसाफ नहीं कर सकेगा तो वो उसका तरीकाकार होता है, वो आपका राइट होता है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जिस तरह हमारे हुकूमती बुजरा है वो रोज जो जज साहब फैसला करते हैं, अगर कोई इमरान खान साहब के हक में फैसला आता है या उनके हक में कोई रिमार्क्स पास करते हैं तो अगले ही दिन देखते हैं हम कि कोई मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सारे मीडिया को बुला के उन जज साहब की जो एसेट्स है उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, फिर बताया जाता है कि ये इमरान खान साहब के ये फैन है, इमरान खान साहब को बहुत पसंद करते हैं, इस वजह से उनको रिलीफ दे रहे हैं, उनकी पार्टी ज्वाइन कर लें, इस तरह के रिमार्क्स। तो मैंने इमरान खान साहब की तरफ से सिर्फ अगर उन्होंने रिटर्न में कोई ऑब्जेक्शन जमा कराया हो जो कानून में उनका राइट है, उसके अलावा मैंने नहीं देखा कि उनकी तरफ से सिस्टमैटिक कैंपेन शुरू की हो किसी जज साहब को स्कैंडलाइज करने में, इनफैक्ट थ्रेट करने की हद तक भी। अब कादी फायद ईसा साहब भी हैं, कुछ ऐसे जजेस भी हैं सुप्रीम कोर्ट में जिनके रिमार्क्स जो होते हैं वो आप देख लें जो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को या उनके मेंबर्स को पसंद ना आए, लेकिन कभी आपने देखा नहीं कि उनकी तरफ से इस तरह की सिस्टमैटिक कैंपेन या अटैक शुरू किया हो। तो ये तो पीएमएलएन की पॉलिटिकल हिस्ट्री पूरी देखे, 97 में सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल अटैक कर दिया, अभी जो जस्टिस बंदयाल साहब के साथ वो जिस तरह का सलूक किया जा रहा है और उसके अलावा इजाजुल हसन साहब के साथ, अगर उनको आपको इतराज है तो रिटर्न एप्लीकेशन दे दें, प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है। जुडिशरी को आप इस तरह अटैक नहीं कर सकते क्योंकि कल को उन्होंने जो फंक्शन परफॉर्म करना है वो फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते अगर आप इस तरह की एक कैंपेन स्टार्ट कर देंगे। तो इस वजह से मेरे ख्याल से जुडिशरी को स्कैंडलाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर इतराज है, आपको लगता है ये जज साहब मेरे खिलाफ बाइस्ड है या आपको लग रहे हैं प्रेशर ये आ रहा है, तो उसका तरीकाकार कानून में मौजूद है, वो आप उसके तहत एप्लीकेशन पे जो इमरान खान साहब ने दी है, मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एक बदमाशी से या हुलड़बाजी करके किसी जज को, किसी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को या लोअर कोर्ट के जज को अगर डराएंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, वो आपके फायदे में नहीं जाएगा।